नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा और यूपी मांगे उत्तर में आज बात हाथरस के उस केस की जिसमें एक बेटी ने 15 दिनों तक दर्द सहा, एक तरह से नर्क भोगा और आखिरकार जिंदगी की जंग हार गई। पहले मामला जान से मारने की कोशिश का था, अब हत्या का हो गया है। लेकिन इस बीच में जिस बात की पुष्टि नहीं हो पाई, सारा हंगामा उसी बात पर है। पीड़ित ने अपने बयानों में पुलिस को यह बताया था कि 4 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया। पुलिस ने पीड़ित के बयान के आधार पर इस एफआईआर में धारा बढ़ाई और आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन पुलिस का अब भी यह कहना है कि कुछ भी कहने से पहले उसे एफएसएल की रिपोर्ट आने का इंतजार है। तो उधर इस मामले के सामने आने के बाद विपक्ष हमलावर हो गया है। अखिलेश यादव सरकार को असंवेदनशील बता रहे हैं, तो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में वर्ग विशेष का जंगल राज चल रहा है। अब सवाल यह है कि क्या विपक्ष के आरोपों में दम है या फिर ये हमले राजनीतिक है, और सवाल यह भी कि आखिर ऐसी वारदातों पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है। हाथरस की बेटी हार गई जिंदगी की जंग, पुलिस की ढिलाई देखकर परिवार वाले दंग। हाथरस की बेटी ने 15 दिनों का नर्क भोगा। हैवानियत के पैमानों को छोटा करने से क्या होगा। जिस मामले पर यूपी के हाथरस से लेकर दिल्ली और मुंबई तक आक्रोश है, उस पर पुलिस ये सफाई दे रही है कि पीड़ित के साथ उतनी दरिंदगी नहीं हुई जितनी बताई जा रही है। न आंखें फोड़ी गई, न जीभ काटी, न रीढ़ की हड्डी तोड़ी। पुलिस को जिस मेडिकल रिपोर्ट ने इतना सब बता दिया, तो वो ये ना बता पाई कि उस बेटी से रेप हुआ या नहीं। कई दिनों से सैंपल लैब घूम रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट नहीं मिल रही। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो मेडिकल कॉलेज है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस संबंध में यही कहा है कि ये जो सैंपल है वो फॉरेंसिक साइंस लैब विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा भेजा जाना चाहिए, जिसका वजह से 26 तारीख को वो सैंपल भेज दिया गया था, जिसकी रिपोर्ट आने की शेष है, जल्दी आ जाएगी। उसके आने के पश्चात इस संबंध में कैटेगोरिकली, अभी तक इस बारे में कैटेगोरिकली किसी प्रकार का क्लियर ओपिनियन अस्पताल ने नहीं दिया। मामले पर भीम आर्मी ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में प्रदर्शन किया, तो कानून व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया। जमीन पर कार्यकर्ता तो ट्विटर पर बड़े नेताओं ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने लिखा कि आज की असंवेदनशील सत्ता से अब कोई उम्मीद नहीं बची। तो राहुल गांधी ने लिखा कि यूपी के वर्ग विशेष के जंगल राज ने एक और युवती को मार डाला। उधर मायावती ने आरोपियों को जल्द सख्त सजा दिलाने की मांग की। तो सरकार का कहना है कि मामले में सभी आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया है और दोषियों को हम छोड़ेंगे नहीं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। ऐसी सजा देंगे कि पीढ़ियां याद करेंगी अपराधियों की, और इस पूरे मामले को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और शीघ्र हम बच्ची को न्याय दिलाएंगे। अब सवाल ये कि ऐसी घटनाओं पर लगाम कैसे लगेगी। दिल्ली की निर्भया कांड के वक्त महिला सुरक्षा के तमाम दावे हुए, लेकिन आज भी सामने आते ये मामले बड़ा सवाल खड़ा करते हैं कि ये हैवानियत आखिर कब रुकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। बीजेपी की प्रवक्ता ऋतु रावत जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत ऋतु जी आपका। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अनुराग जी आपका बहुत स्वागत। कांग्रेस पार्टी के नेता वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, वीरेंद्र जी आपका भी स्वागत। सामाजिक कार्यकर्ता नाइश हसन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और पूर्व आईपीएस अधिकारी राजेश राय जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, राजेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। लेकिन पहले हम रुक करेंगे दिल्ली से हमारे संवाददाता शोएब रजा की तरफ। शोएब रजा हमें सफदरजंग अस्पताल के पास से ज्वाइन कर रहे हैं। शोएब, इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है, क्योंकि एक विवाद यह भी था कि पीड़ित का जो शव है वो परिवार वाले ले नहीं रहे हैं या अस्पताल प्रबंधन दे नहीं रहा है, किसी और रास्ते से घर भेजा जा रहा है। क्या इस मामले को लेकर इस वक्त चल रहा है? कुछ देर पहले हमने यह भी देखा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, भीम आर्मी के कार्यकर्ता ये भी प्रदर्शन करने गए। बिल्कुल राम, देखिए पहले मैं तस्वीर दिखा दूं आपको कहीं से नहीं लगेगा कि ये हॉस्पिटल की तस्वीर है। किस कदर यहाँ पुलिस है और सुरक्षा कर्मी है।
ये अभी का लाइव नज़ारा है। इधर भी आपको नजर आएंगे तमाम जो बॉडीगार्ड से, और वहाँ अगर आप देख पाए पीछे की तरफ तो वहाँ एक एम्बुलेंस आपको नजर आएगी, जिस एम्बुलेंस और जिस गाड़ी में ये कोशिश अब की जा रही है लगातार सुबह से ही, क्योंकि जो पीड़िता के पिता है वो यहाँ पर थे, उनके भाई यहाँ पर थे, इसके अलावा भीम आर्मी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे थे। तो उन लोगों को अब पुलिस यहाँ से हटाकर, और ख़ास तौर पर जो पीड़िता के पिता है उनको गाड़ी में बैठाकर उनकी बेटी का जो पार्थिव शरीर है या जो शव है जो पोस्टमार्टम के बाद अभी तक भी हाथरस नहीं पहुंचा है, वहां तक ले जाने की कोशिश है। क्योंकि दोपहर के वक्त जब पोस्टमार्टम हो चुका था उस वक्त पुलिस ने ये कोशिश की कि पिता और भाई को गाड़ी में बैठाकर शव के साथ हाथरस पहुंचाया जाए, लेकिन उसी वक्त यहाँ जो प्रदर्शनकारी थे या कहें कि बड़ी तादाद में लोग जुटे तो पिता और भाई गाड़ी में नहीं बैठ पाए। उसके बाद पूरे दिन यहीं पर प्रदर्शन एक तरीके से या अपनी बातों को रखने का जो सिलसिला है वो चलता रहा। और अब रात हो चुकी है, पुलिस आई कुछ देर पहले, जो आला अधिकारी है दिल्ली पुलिस के, उन्होंने तमाम लोगों से कहा कि अब यहाँ से हट जाइए, क्योंकि जो हॉस्पिटल है सफदरजंग ये कोविड-19 के मरीजों का भी हॉस्पिटल है। और अगर हॉस्पिटल परिसर में इस तरह से, क्योंकि कैंडल मार्च यहीं पर निकल रहे थे, भारी भीड़ यहाँ पर जमा थी, तो अब ये जद्दोजहद हो रही है किसी तरह से पिता को वहाँ पर पूरा, आप जो ये सुरक्षा अमला देख रहे हैं वो इसीलिए है कि पिता को गाड़ी में बैठाकर शव तक ले जाया जाए और फिर शव को हाथरस तक पहुंचाया जाए। ये एक बड़ी जिम्मेदारी पुलिस यकीनन यहाँ निभाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सुबह से यही तमाम चीज़ें अब तक चलती नजर आ रही है। इसके अलावा राम, सियासी तौर पर भी यहाँ पर खूब बयानबाजी हम देख रहे हैं कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हो रही है, लेकिन अब तक भी जो शव है बेटी का वो नहीं पहुंच पाया है हाथरस, और वो हॉस्पिटल में भी नहीं है। खबर ये है क्योंकि जब निकली थी पुलिस लेकर उसके बाद कहीं और रखा गया है। पिता को ले जाकर बेटी के शव के साथ ही हाथरस पहुंचाने की कोशिश यहाँ पर अभी भी जारी है। राम, ठीक है शोएब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए, आपने हम तक ये अपडेट पहुंचाया। अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। ऋतु रावत जी, ये बार बार दावा किया जाता है कि बेटियों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून है, कार्रवाई ढंग से की जा रही है, लेकिन पुलिस अभी इस बात में ज्यादा दिलचस्पी रख रही है कि रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई कि नहीं तोड़ी गई, जबकि अपने बयान में वो ये भी लिख रही है साफ साफ कि गला दबाने से रीढ़ की हड्डी काम नहीं कर रही है। लेकिन अगर कोई ये कह दे कि रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई तो उस खबर को भ्रामक बताएंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे। देखिए, रीढ़ की हड्डी टूटी या नहीं टूटी ये तो पीड़िता को या डॉक्टर्स को ही पता है होगा कि किस तरह उस लड़की के साथ क्या क्या किया गया। सोचने वाली बात तो ये है सर कि मैं चाहे भाजपा की प्रवक्ता हूं, मैं जब से शायद होश संभाला मैं इस देश में सिर्फ यही देख रही हूं कि किसी भी, चाहे हमारा रंजिश का मामला हो, कोई और कारण हो, महिलाओं को हमेशा, चाहे छोटी सी बच्ची से लेकर बड़े तक, एक ओल्ड लेडी तक, इस देश में रेप जैसी समस्या आए दिन चैनल पे बैठ के हम डिस्कस करते रहते हैं। हम चाहे वो पुरुष भी होंगे, मुझे लगता है शायद जितना दर्द मुझे हो रहा होगा पुरुषों को उससे ज्यादा हो रहा होगा, क्योंकि उनके लिए एक बेटी, एक बहन सबसे ज्यादा प्यारी होती है। तो मेरी तो रूह कांप जाती है। मैं भी सोचती हूँ मेरी बेटी है, आज किसी बेटी के साथ, और आए दिन मैं किसी सरकार को दोष नहीं दूंगी क्योंकि सरकारें कभी नहीं चाहती कि रेप हो, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि फिर भी इस देश में रेप होते हैं। इसके लिए जब मेरी आधी उम्र शायद बीत चुकी है, लेकिन मैं यही देख रही हूँ बचपन से आए, कोई भी सरकार रहती है और रेप की समस्या आए दिन इस देश में देखने को मिलती है, कभी छोटी सी बच्ची के साथ, कभी ओल्ड लेडी के। तो हम ऐसा क्या कानून बनाए, क्या लोगों को समझाएंगे? लोगों की जो मानसिकता जो खराब हो चुकी है, हम अपने बच्चों को नहीं समझा पाते हैं या हम ऐसी पढ़ाई नहीं करा पाते हैं स्कूलों में कि इन समस्याओं को रोका जाए। सरकार क्या करेगी? सरकार, आप चाहे मेरी सरकार हो, चाहे सपा की सरकार हो, सबकी सरकारों में, मैं नहीं कहती सबकी सरकारों में ये होता है, और जो मामले सामने आते हैं उस पर हम बैठ के सिर्फ डिस्कस करते हैं। सर, ये डिस्कस की बात नहीं है, ये दर्द और तकलीफ की बात है। इससे हम निजात कब पाएंगे? जब हम एक बार बेटी को कहते हैं देवी है और उसी बेटी को किसी कारण हम उसके साथ ऐसे दुष्कर्म करते हैं, तो ये सोचने वाली बात है कि हम अपनी मानसिकता को कब चेंज करेंगे, कब ये सोचेंगे कि ये समाज सुधरेगा। ये पुरुष प्रधान महिलाओं को ही क्यों टारगेट कह रहे हैं कि समाज को सुधारने की जरूरत है, लेकिन समाज को भी सुधारने की, सरकार तो सुधरेगी, सरकार को तो एक्शन लेना चाहिए, लेकिन समाज को भी लेना होगा। सर वीरेंद्र सिंह जी, आपके नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये एक वर्ग विशेष का जंगल राज है उत्तर प्रदेश के अंदर। वो कौन सा वर्ग विशेष है?
का मतलब है उनका कि कमजोर तबके के लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा है आज के डेट में। मेरा मानना है कि पुलिस जो है इस बात को डाइवर्ट कर रही है कि वो उसकी हड्डी, रीढ़ की हड्डी टूटी या जीभ काटी गई, केवल इस बात से डाइवर्ट कर रही है कि इस बात पर चर्चा ही करना नहीं चाहती कि आखिर 15 दिन के बाद इस तरीके के FIR और एक्शन क्यों आया। उससे पहले हिलावाल हवालात जो है ये पुलिस करती रही। सोचने का विषय यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में जो है कि पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है? क्या उत्तर प्रदेश में एक तरीके से जंगल राज कायम है? मेरा मानना यह है कि इस पर दो तरीके से ध्यान देने की जरूरत है कि पुलिस की संख्या आज उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के मुकाबले जितनी होनी चाहिए उतनी कम है और उत्तर प्रदेश सरकार भर्ती नहीं कर रही है। दूसरा यह है कि पुलिस के ऊपर इतना ज्यादा लोड है कि वो ठीक ढंग से वो प्रोसिक्यूट नहीं कर पा रही है, वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रही है, जिससे अदालत में जाकर के अपराधी छूट जा रहे हैं और अपराधी के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। इस पर ध्यान देने की बहुत बड़ी जरूरत है। मेरा मानना यह है कि सरकार को अपना इकबाल बुलंद करना चाहिए और पुलिस जो अपराधियों के भयभीत होने के बजाय पुलिस को यह भयभीत होना चाहिए कि यदि उसके इलाके में इस तरीके का कृत्य होता है तो सरकार उसकी जो है उसको छोड़ेगी नहीं और उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और इस तरीके के पुलिस जो सीधे सीधे कार्रवाई न करके बहानेबाजी करते हैं कि नहीं जीभ नहीं काटी गई, हम जो है जांच करके जो लोग झूठ फैला रहे हैं उसको दंडित करेंगे, इस बात पे चर्चा नहीं करती कि 15 दिन तक बीत जाने के बावजूद सही अभियुक्तों के खिलाफ सही धाराओं में FIR क्यों नहीं हुआ, इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं हुआ, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। आज जब वो बच्ची अनुराग भदौरिया जी दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में दम तोड़ गई तो आप राहुल गांधी ने कहा तरह के एक वर्ग विशेष का लोगों का जंगल राज है उत्तर प्रदेश में और वीरेंद्र सिंह जी उसको इस तरह कोट कर गए जैसे उन्होंने ये लिखा हो कि एक वर्ग विशेष के लिए जंगल राज है उत्तर प्रदेश में। के लिए और का में थोड़ा सा फर्क होता है। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी से ये सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि अखिलेश यादव तो ये कह चुके हैं कि अब तो कोई उम्मीद नहीं है, सरकार तो असंवेदनशील है। देखिए उन्होंने क्यों कहा कोई उम्मीद नहीं है। आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुना, चूंकि वो महिला है, महिला का दर्द जानती है। उन्होंने बड़ी अच्छी, मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये जो घटनाएं बहुत खराब घटनाएं हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं ये नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात है, महिलाओं का दर्द समझ के उन्होंने कहा ये बात और मैं मानता हूं कि वो उन्होंने बात कहने के लिए बड़ी हिम्मत और ताकत जुटाई। कम से कम उन्होंने ये नहीं बोला पीछे की सरकारों में नहीं भागी। उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, और मैं बता सकता हूं आपको जी एक घटना जब हुई तब आपने देखा होगा छेड़छाड़ी की, पुलिस ने छेड़छाड़ी की, उसमें केस रजिस्टर्ड किया और 7 दिन तक यही चलता रहा। चलिए कोई बात नहीं, इतनी बड़ी घटना हो गई, आपको रिफर करना था तो उसको एयर एम्बुलेंस देने में सरकार को क्या दिक्कत थी? क्यों नहीं सरकार ने एयर एम्बुलेंस दिया? क्यों एयर एम्बुलेंस व्यवस्था आपने नहीं की? क्या बड़े लोगों के लिए एयर एम्बुलेंस होगा, छोटे लोगों के लिए या जो दलित परिवार से या कमजोर वर्ग से आते हैं उनके लिए एयर एम्बुलेंस नहीं होगा? या आप एम्स में भर्ती करने के लिए क्या आपकी सरकार की इतनी छवि खराब है कि एम्स में अपने आप को भर्ती नहीं कराई, बच्ची को भर्ती नहीं करा पाए? उसको सफदरजंग एम्स ने मना किया तो सफदरजंग जाके उसको भर्ती करना पड़ा। इसके मतलब सरकार कितनी संवेदनशील थी इसका अंदाजा आप लगा सकते हो। ये किसी छुपा हुआ नहीं है। ये जब घटना अनुराग जी आप भी शायद एक बेटी के पिता होंगे। आप इस तरह की राजनीतिक बातें मत करिए कि पिछले की सरकार में नहीं कहा या रितु जी ने मान लिया कि भाजपा सरकार में। इतना झूठ बोलना चैनल पे अच्छा नहीं रहता। ये एक ऐसा गंभीर मामला है, ये सबकी बेटी है। आप भी शायद एक पिता के बाप होंगे। मुझे लगता है आपको तो मुझसे ज्यादा दर्द होना चाहिए था। मैंने तो यहाँ तक कहा कि किसी सरकार में मैं आरोप नहीं लगा रही, जबकि सरकार आपकी सरकारों में बुलंदशहर वाला मामला, बदायूं वाला मामला, मैं सरकारों पे नहीं जाना चाहती थी। लेकिन अनुराग जी हमेशा
इस तरह की बातें करते हैं ना, वो अच्छा नहीं लगता। कभी कभी कोई गंभीर जो बातें होती है उसे हंसी में या मजाक में या विपक्ष को टारगेट करके आपको नहीं करना चाहिए। अनुराग जी, आप एक अच्छे प्रवक्ता है, कम से कम दर्द को समझे, इस देश में होने वाली इस पीड़ा को समझे, जो आज इतने सालों बाद राजनीति में भी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। एक एक करके अपनी अपनी बात रखिए, एक एक करके बात रखिए। दो और मेहमान है, उनका वक्त जाया मत कीजिए, उनका वक्त जाया मत कीजिए। दोनों में से किसी एक की बात समझ में आनी चाहिए। अनुराग भदौरिया, थोड़ा शॉर्ट में कंप्लीट कीजिए। लगातार 2 महीने से 2 महीने से मैं बता दूं, लगातार 2 महीने में कितनी घटनाएं होगी सुन लीजिए। मथुरा में हुई, बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। कौशाम्बी में हुई, लखनऊ में 5 साल की बच्ची के साथ हुआ, महाराजगंज में युवती के साथ हुआ, लखीमपुर में एक छोटी बच्ची के साथ अन्याय हुआ, भदोही में हुआ, गोरखपुर में हुआ नाबालिग के साथ, फिर लखीमपुर में हुआ, फिर मथुरा में हुआ, फिर लखीमपुर में हुआ, फिर अयोध्या में चलती बस के अंदर में हुआ। उसके बाद फिर यहाँ मेरठ में होता है, मेरठ के बाद बुलंदशहर होता है, बुलंदशहर के बाद आजमगढ़ में होता है, जौनपुर में होता है, लखनऊ में तो आपने बताया दिया हमने, एटा में होता है, उन्नाव में होता है। आप बताइए कौन सी ऐसी जगह है लास्ट 2 महीने से लगातार बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है और वारदातें तो लगातार सामने आती हैं। अगर मैं आप यही टारगेट लगाएंगे तो मैं बताऊंगी कि सपा सरकार में किस तरह महिलाओं के साथ जब रेप हो जाता था और अखिलेश जी कहते थे कि पैसे ले लो और शांत बैठ जाओ, मामलों को दबा। आज इन गंभीरता से ये बात होनी चाहिए कि हमें छुटकारा किस तरह मिले। अनुराग भदौरिया जी, त्रिपुरावत जी, दोनों से गुजारिश है, दोनों से गुजारिश है, तूतू मैमे का विषय नहीं है, ना दर्द समझते ना। ठीक है, अब मैं तो ये सोच रही हूँ कि आप एक पिता होने का, एक बहन होगी, एक वाइफ, एक माँ है, एक पुरुष होने पर पुरुष प्रधान देश में सिर्फ एक राजनीतिक बात करेंगे। ठीक है, बात पॉलिटिकल, कम से कम महिलाओं के दर्द की बात नहीं करेंगे। संवेदनशीलता के साथ होनी चाहिए। दोनों से गुजारिश है, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। नाइश हसन जी से मेरा सवाल है। नाइश हसन जी, बहुत दिनों से, अनुराग भदौरिया जी आपसे भी गुजारिश है, दोनों से 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड रुक जाइए और इन चीजों से छुटकारा पाए। ठीक है, और ये नाइश हसन जी, सभी पूरे भारतवर्ष में यही होता है और आज तक महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं है। मैं नहीं कहती, मैं ये बात हमेशा मानूंगी। राजनीति का मतलब हर सरकारें चाहती हैं। ठीक है, हमारा प्रदेश नाइश हसन जी, मुझे नहीं पता। 1 सेकंड रुक जाइए, 2 और मेहमान है। ठीक है, उत्तर ठीक तरीके से चीजों का आएगा, वरना और भी सख्त सवाल हैं जिनका सामना आपको करना पड़ेगा। नाइश हसन जी, मेरा सवाल यह है कि घटनाएं अलग अलग शहरों में आप जोड़ेंगे, रोज घटनाएं होती हैं, 2, 3, 4 संख्या बढ़ती जाती है अलग अलग राज्यों के हिसाब से। इस घटना में आपको क्या समझ में आया? इतने 15 दिन का वक्त हो गया और अब जाकर अधिकारी कह रहे हैं कि एफएसएल रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि गैंगरेप था कि नहीं था। देखिए, मेरे निगाह में ये एक अत्यंत गंभीर अपराध है और इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि औरत की स्थिति को जिस तरह से दोयम बना के रखा जाता है उसका असर पूरी व्यवस्था पे भी है। हम ये कहते हैं कि जो सरकार हमारे सामने होगी हम सवाल उसी से करेंगे जी। यहाँ ये बच्ची जिसकी मौत हुई है उसमें तमाम लापरवाहियाँ जुड़ी हैं। उसके साथ पहले तो एक घटना होती है, उसके बाद उसको ना वक्त से ट्रीटमेंट मिला और ना वक्त से उसकी रिपोर्ट दर्ज होती। देखिए, ये घटना को आप अगर खाली मानेंगे तो आप शायद इसी में उलझ जाएंगे। आप रोज देखिए, आज भी मैं गई थी एक मामले में थाने, रिपोर्ट नहीं लिखी गई। तो ये जो एक पूरा कल्चर है औरत के खिलाफ कि वो जब भी अपनी रिपोर्ट दर्ज करने आए तो नहीं दर्ज हो रही है। प्रदेश सरकार, मुझे लगता है मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि एक तरफ वो प्रदेश में कह रहे हैं कि मैं गुंडा राज खत्म कर दूंगा, तमाम लोगों को की प्रॉपर्टी बुलडोज की जा रही है, जमींदोज हो रहा है, सब कुछ अच्छी बात है, अपराधी खत्म हो, लेकिन महिला के संबंध में जो अपराध है उस पे 1 इंच भी लगाम नहीं लग पाई है। ये मैं आपको तमाम सबूतों के साथ कह सकती हूँ। कहना इसलिए जरूरी है कि यहाँ औरत का सवाल इल्जाम तराशी का सवाल नहीं
नहीं है कि आप उनको कहिए वो उनको कहे। आप ये देखिए हमारे प्रदेश की व्यवस्था क्या है। लखनऊ में, राजधानी में हम गोमती नगर थाने जाते हैं, रिपोर्ट नहीं होती है। हम महानगर में जाते हैं, रिपोर्ट नहीं होती है। तो जो छोटे शहर हैं उनके बारे में हम क्या कहें, और जिस सरकार में हम मौजूद है सवाल हम उसी से करेंगे। कोई ये मत कहे ये तो है कि आप सपा से पूछो, आप पीछे तो की सरकार से सवाल नहीं कर सकते। अगर आज की घटना है तो आज तो सवाल उनसे पूछा जाएगा जो सत्तानशी हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा है, ब्रेक के बाद राजेश राज साहब के पास चलेंगे कि आखिर इसका इलाज क्या है, कैसे ये हैवानियत रुकेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम चर्चा इसी बात पर कर रहे हैं कि इस तरह की घटनाओं पर लगाम कैसे लगेगी। पूर्व आईपीएस राजेश राय जी हमारे साथ हैं। राजेश जी, क्या तरीका होना चाहिए, क्या इलाज इसका है? कुछ लोग कह रहे हैं कि हैदराबाद वाला मॉडल ही ठीक था, इससे अच्छा तो नहीं। हैदराबाद वाला मॉडल ऐसा कोई मॉडल नहीं है जिसमें ये कहा जाए कि किसी को, मतलब उसको इस तरीके से अगर इंटरप्रेट करेंगे कि जिन्होंने किया उनको पकड़ के गोली मार दी जाए, तो वो बात जो है वो थोड़ी सी, जिसे कहते हैं जो सभ्य समाज है उसमें ये बात उचित कहना नहीं होता। हैदराबाद में जो किया गया, जो हुआ, मैं उसको किया गया नहीं कहूंगा। हैदराबाद में जिस तरह से घटना हुई और उस घटना के बाद जो उसकी परिणति में जो सामने मुलजिम आए, भागने की कोशिश की, मारे गए, वो उचित हुआ। लेकिन उसको एक मॉडल के तौर पर ये नहीं कह सकते कि नहीं ये किया जाए। लेकिन हाँ, इस घटना में, किसी भी घटना में सबसे बड़ी जरूरी चीज यह है कि जो अभियुक्त है उनको, उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो, उनको जेल भेजा जाए। जैसे ये मामला है जिसमें जो सामाजिक व्यवस्था है, जो लोक व्यवस्था है, वो भंग हुई। लोगों में इस बात का आक्रोश हुआ। एक किशोरी, दलित किशोरी बच्ची, उसके साथ में इतनी हैवानियत की घटना घटी जिससे लोगों में आक्रोश हुआ। वो आक्रोश अब तक जारी है कि अभी तक उस बच्ची का शव जो है वो सफदरजंग से वापस उनके घर तक नहीं आ सका है। तो ये बिल्कुल लोक व्यवस्था बिगड़ने का पूरा केस है और इसमें सारे अभियुक्तों के ऊपर एनएसए लगना चाहिए। और जो करने की बात थी वो ये करने की बात थी कि जो चंदपा थाने की पुलिस है उसको अगर पहले से उन्होंने, अगर वो सजग रहते, जिस गांव की ये घटना है उस गांव का चौकीदार, वहां के जो संभ्रांत लोग हैं, उनके माध्यम से अगर पुलिस के संपर्क रहे होते उस गांव में, तो उन्हें ये पता लगता ये 4 लौंडे हैं जो बदमाश है, जो वहां पर शोधागिरी करते हैं, जो लड़कियों को छेड़ते हैं, जो बदतमीजी करते हैं जी। और ये बात जानकारी होती तो उनको पकड़ करके उनके साथ कार्रवाई हो सकती थी, उनको एक सिक्योर में बंद किया जा सकता था, उनको तंबीह की जा सकती थी, उनके घर वालों को बुला करके उनके सामने उनको जलील किया जा सकता था कि अपने लड़कों को संभालिए, नहीं इनको हम जो है इनका जीना हराम कर देंगे। तो एक बार जब आदमी, जो कोई आरोपी, कोई इस तरह का शोधा या दबंग आदमी, जब वो पुलिस की नजर में रहता है, समाज की नजर में रहता है, तो उसको डर लगता है। और जब वो निर्द्वंद हो जाता है, इन लोगों ने, ये जो संदीप, लवकुश, राम कुमार और रवि हैं, ये इनका पहला अटेम्प्ट नहीं हो सकता है इनके खिलाफ केसेस भी हो, नहीं भी अगर केसेस होंगे, और अगर गांव में इस बात की तस्दीक कराई जाएगी अब, तो ये पता चलेगा इसके पहले भी ये तमाम बच्चियों के साथ में इन्होंने किसी के साथ छिड़खानी की होगी, किसी का इन्होंने हाथ पकड़ लिया होगा, किसी के इन्होंने, लेकिन राजेश राय साहब, छीना होगा, जरूर किया होगा। वो स्थानीय पुलिसिंग तो बहुत दूर की बात है कि स्थानीय हो, मैन टू मैन मार्किंग हो, कौन सौदा है, कौन छेड़छाड़ कर सकता है, उसके खिलाफ डर हो। लेकिन जब केस सामने आ गया, एक बच्ची मरणासन हालत में है जिसकी रीढ़ की हड्डी काम नहीं कर रही है, पुलिस का बयान कह रहा है, जिसकी जीभ पर कटे हुए निशान है, यह पुलिस का बयान कह रहा है। हाँ, वो ये जरूर कह रहे हैं कि जीभ काटी नहीं गई, गला दबाया तो दांतों के बीच में आ गई। जब ये सब कुछ है, एक हॉस्पिटल जिसका इलाज करने में सक्षम नहीं है, वहां पे इलाज चल रहा है, और दूसरी बात कि अब जाकर उस केस में कह रहे हैं कि एफएसएल की रिपोर्ट आएगी तो बताएंगे गैंगरेप है कि नहीं है। नहीं, आप राममोहन जी, अगर एक चीज देखिए, अगर मैं जो देख रहा हूं, सारा डिटेल मुझे आपके इसके माध्यम से मुझे पता लग रहा है। जो पहली एफआईआर पंजीकृत की गई है वो 307 की एफआईआर है, विच इज जस्ट लेस देन 302। 307 में जो उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी, चाहे वो गर्दन दबाने से टूटी, चाहे हड्डी तोड़ने से टूटी, चाहे उस बिटिया की जो जवान है, चाहे उसकी जीभ दांत से कट गई, चाहे उसकी जीभ काटी गई, ये सारी परिस्थितियां उस 307 में सम्मिलित हो जाती हैं। उन्होंने एक को नामजद किया, संदीप सिंह को, और 3 लोगों के नाम जो है वो बयान से आए उस बेटी के, ये 3 लोग थे।
बेटी के बयान के आधार पर इसमें गैंगरेप का मुकदमा तुरंत बढ़ाया गया, 376D का मुकदमा उसमें ऐड किया गया। अब जब उसकी मृत्यु हो गई तो 302 हो गया अंकित, चारों मुलजिम पकड़ लिए गए। तो जो भी पुलिस की कार्रवाई, लीगल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए इस घटना में, वो जो भी पुलिस की कार्रवाई, लीगल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए इस घटना में, वो सारी कार्रवाई हुई। अब उसको चाहे इस रूप में कहा जाए कि नहीं, उसको जिस रूप में भी प्रस्तुत किया गया हो, मैं नहीं जानता उसको, लेकिन जहां तक कार्रवाई की बात है, हाँ, अब इसमें जो जरूरत है वो जरूरत है कि इसमें NSA लगना चाहिए, जिससे इनकी साल भर तक ये कम से कम अंदर रहे। ठीक है, अगर इनकी पुरानी क्रिमिनल हिस्ट्री है, अगर इन्होंने वहां पर छेड़खानी की है या इस तरह की चीजें इन्होंने ग्रुप बना के किया है, तो इनके खिलाफ गैंगस्टर भी लग सकता है। इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई ऐसी हो जो कि, और जो मैं ये बात कह रहा था राम मोहन जी, कि ये चीज पहले से पुलिस को इस चीज को देखना पड़ेगा अपने इलाके में, बिल्कुल देखना पड़ेगा, ठीक कह रहे हैं, लेकिन बहुत कठिन है, लेकिन बहुत कठिन है इसलिए क्योंकि आप एक चौकी में नहीं देखती, आप चौकी में देखिए एक थाने में पुलिस वालों की तादाद और लोगों की जनसंख्या, ये तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि पुलिस के लिए कहना आसान है, करना बहुत कठिन है कि गांव-गांव जाकर लोगों की मार्किंग हो सके। अनुराग भदौरिया जी ये कह रहे हैं राजेश राय जी की जो प्रोसेस हो सकता है, लोगों की गिरफ्तारी हो, चाहे आरोपियों की गिरफ्तारी हो, चाहे धाराओं का लगाना बढ़ाना जैसे मामले संज्ञान में आए, पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रही है। आप क्या देखते हैं इसमें? देखिए, मुझे लगता है कि पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। देखिए क्या होता है कि आप कानून तो चाहे जितने बना लो, और बनते ही है कानून, रोज बनते हैं। इनका रोमियो स्कर्ट भी था, पता नहीं कहाँ चांद में चला गया, दिखाई तो नहीं पड़ता, महिलाएं तो नहीं सुरक्षित है रोमियो स्कर्ट से। और भी कानून बनाना चाहते हैं, बनाई, जितना सख्त से सख्त कानून बनाई, लेकिन जब तक पुलिस का इकबाल नहीं होगा, जब तक सरकार का इकबाल नहीं होगा, जब तक उनकी जो टीम 11 कहाँ रहती है, क्या खाती है, क्या करती है, पता नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी बेसिकली मार्केटिंग में रहती है। ये जनता की और महिलाओं की सुरक्षा में अगर सही तरीके से लग जाए तो ये घटनाएं रोज, अच्छा ये घटनाएं कोई हम आप आज तो बैठे नहीं है, 2 महीने में कितनी घटनाएं हो चुकी, 17-18 घटनाएं हो चुकी बच्चियों के साथ। 2 महीना मतलब सोचिए आप, 2 महीने के अंदर में, और लगातार मैं आपको जो घटनाएं बता रहा हूँ कितनी दुर्दांत घटनाएं हुई है। क्या कभी उत्तर प्रदेश के अंदर में ऐसी घटनाएं हुई है? इनकी जो पुलिस है वो बेसिकली वो सरकार को देखती है कि सरकार तो राजनीतिक द्वेष से लोगों को परेशान करने में बिजी है, तो अपराधी देखते रहते हैं। जब पुलिस दूसरे कामों में बिजी है, राजनीतिक रूप से वो राजनीतिक द्वेष से काम कर रही है, तो हम ये अपराधियों के ऊपर से खौफ खत्म हो रहा है। अपराधियों के ऊपर से जो एक होता है ना खौफ होता है, पुलिस का डर होता है, जो लड़कों पे जो नए नए अपराधी करते हैं, उन पर खौफ खत्म हो चुका है। उन्हें पता है कोई बात नहीं भाई, तो सब लोग अलग अलग नजरिए से देखते हैं ना अनुराग भदौरिया जी, आपने जिस तरह से सब लोग अलग अलग नजरिए से इसको देखते हैं। अब इसी मामले में आपके एक और पुराने साथी राहुल गांधी वो कह रहे हैं कि ये वर्ग विशेष का जंगल राज है। सुनिए तो उसमें भी उन्हें जातियां दिख रही हैं। मैं सेंटेंस तो पूरा हूं, मैंने कहा देखिए पुलिस का रवैया यहाँ पे देखिए कि 7 दिन तक एफआईआर छेड़छाड़ी की रहती है। छेड़छाड़ी की एफआईआर आप बताइए, जिस बच्ची के साथ इतना अन्याय हुआ है, पुलिस को यही नहीं पता है कि बच्ची के साथ रेप हुआ था, नहीं हुआ था, अन्याय हुआ था, नहीं हुआ था। आप छेड़छाड़ी घटना बोल रहे थे, और छेड़छाड़ी घटना के बाद लास्ट में पहले आया कि गला दबाया, रीढ़ की हड्डी टूटी, पता नहीं क्या क्या बातें आई। उसके बाद फिर आप फिर उसको हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में मैं सरकार से फिर आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप औलों को तो एयर एम्बुलेंस दे सकते हैं? और अनुराग जी, सरकार के साथ साथ हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस देश में ये सोचे कि बेटियों के साथ होता क्यों है। आप तो आप एक बेटी के पिता भी होंगे, एक बहन के भाई भी होंगे। आप बैठ के राजनीति मत करिए, या वहां पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं सफदरजंग पे, ये गलत चीजें हैं। आपको और हमको सिर्फ ये सोचना चाहिए कि इन चीजों को रोका कैसे जा सके, इनके लिए क्या कानून बनाए जा सके। आप ये कह रहे हैं इस सरकार में ये हुआ, 2 महीने में, अरे मैं आपसे पूछती हूँ, आपकी 5 साल की सरकार में बधाइयों वाला, आप बुलंदशहर वाला, माँ और एक बेटी का रेप हुआ, तब आपके मुंह में दही जमी थी? या आज आप कहिए ना कि वो क्यों हुआ था। आपके समय में सरकार में अखिलेश जी जो पैसे देते थे वो क्यों देते थे? किसी महिला का रेप हो गया, किसी बेटी का रेप हो गया, इनकी मदद कर दीजिए और मुंह बंद करके बैठिए। शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह की बात बोल। अरे आप एक पुरुष होने का आपके सीने में दर्द नहीं है? मुझे बड़ा अफसोस है, महिला से ज्यादा पुरुष को अपनी बेटी प्यारी होती है। शायद आप बेटी के बाप होने के बावजूद भी, एक बहन के भाई होने के बावजूद भी आपके दिल में दिल नहीं है। आप सिर्फ राजनीति करने आए हैं विपक्ष की, कि विपक्ष वहां खड़ा हो गया, भीम आर्मी वहां खड़ा है, कांग्रेस की पार्टी के लोग वहां खड़े हैं,
सपा के लोग ये खड़े हैं, अखिलेश जी ने ये कह दिया कानून व्यवस्था नहीं है। अरे हमारे यहाँ जो कानून व्यवस्था है ना वो दुरुस्त है। योगी जी ऐसे नहीं करते, एक्शन लेते हैं। उसी समय पकड़ा गया उन लोगों को हाथरस वाले मामले में, उसी समय। और कहा गया कि फास्ट ट्रैक में इनकी कार्रवाई होगी और फटाफट इनका केस को देखा जाएगा। क्या लखनऊ में 5 साल की बच्ची नहीं न्याय हुआ? क्या न्याय क्या हुआ? अभी दिल्ली में आपकी सरकार चल रही है, क्या ये केस होते नहीं है? ये केस पूरे देश में होते हैं, किसी की भी सरकार हो। बताइए ना, सरकारें कभी नहीं जाती, मैं ये भी कहूंगी, लेकिन मुझे और आपको समाज के बारे में सोचना होगा। अगर हम में इंसानियत है, आप में इंसानियत है, तो कम से कम आप अपने मोहल्ले को देखें, अपनी जगहों को देखें कि हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे समाज में क्या हो रहा है। हम कभी अपने बच्चों को ये शिक्षा देते ही नहीं है, सारी चीजें बेटी पे लगा देते हैं कि बेटी अगर छोटी है भाई उसकी जिम्मेदारी है, वो 8 बजे घर नहीं आई तो हम उसको, हमने कभी बेटों से पूछा है? नहीं, हमने कभी बेटों से पूछा है कि 12 बजे रात तक तुम घर से बाहर कहाँ थे, क्या कर रहे थे? क्या हम अपने बेटों को जानते नहीं है कि उनके हाव भाव से हमें समझ नहीं आता कि ये किस दिशा में जा रहे हैं? आज रेप का कारण यही है कि हम बेटों को समझाते ही नहीं है कि बेटे क्या करें। बेटे रात के 12 बजे भी घर में आ सकते हैं और बेटी 8 बजे चली जाए तो हमारे को दर्द हो जाता है, क्योंकि देश सेफ नहीं है ना, या सेफ नहीं है। मेरी तो उम्र बीत गई है ना, तब भी मैं बचपन से लेकर यही देखते और आज भी ये देख रही हूँ और हर जगह देख रही हूँ। किसी की भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे सपा की हो, लेकिन कोई भी इस पे बात करना ही नहीं चाहता। कोई पार्लियामेंट में भी महिलाएं होने के बावजूद वो भी नहीं चाहती हैं कि इस पे कोई सख्ती से इस पे कोई कानून बने या समस्या ये है ना, इस पे एक्शन लिया जाए। सरकारें हमेशा चेंज होती है, हमें और आपको भी सोचना होगा साथ में। ठीक बात कह रहे हैं आप दोनों लोग अपनी अपनी जगह ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन एक बात ये भी आप मान लीजिए, हम पिट्ठू बन के और अपनी सरकारों के लिए बैठ जाए, ये भी मान लीजिए, दोनों लोग मान लीजिए, हम वकालत करने नहीं आए हैं एक बेटी के दर्द को और अपने दर्द को दोनों लोग ये मान लीजिए कि सबको ये घटनाएं तब बुरी लगती हैं, सबके दिल पे ये घटनाएं तब दर्द पैदा करती हैं जब वो विपक्ष में होते हैं। पिट्ठू बन के बैठे, जब वो सरकार में होते हैं तो नहीं समझ में आता, पिट्ठू बन के बैठे विपक्ष में, जब वो सरकार में होते हैं तब उन्हें समझ में नहीं आता। कानून व्यवस्था डिफेंड करते हैं फिर चीजों को, ऐसा नहीं चलता है। योगी ठीक है, ऐसा नहीं चलता, तुरंत एक्शन लिया जाता है। वीरेंद्र सिंह जी, देखा है हमारे यहाँ किस तरह कंप्लेन लिखी जाती है, किस तरह कार्रवाई। वीरेंद्र सिंह जी, ये आपकी सरकार नहीं है। ये जो सारा दर्द झलकता है ये टुकड़ों में क्यों झलकता है? मैं तो सिर्फ इस पर चाहती थी कि एक सेकंड, ऋतु रावत जी, अनुराग भदौरिया जी, राष्ट्रीय नेता वीरेंद्र सिंह जी, बात ही नहीं करना चाहते आप। एक सेकंड, दोनों लोग रुक जाइए। ऋतु रावत, अनुराग भदौरिया, दोनों लोग आप लोग रुक जाइए, अपनी पार्टी की दोनों लोग रुक जाइए, एक सेकंड, दोनों लोग रुक जाइए, दोनों लोग रुक जाइए कि देश में बहन बेटी कैसे सुरक्षित होगी और हम सबको मिलकर करना होगा। यही तो दिक्कत है ना ऋतु रावत, यही दिक्कत है। दिक्कत यही है कि ये सारी चीजें तब लोग भूल जाते हैं जब सरकार में आ जाते हैं। ये सारी चीजें तब याद रहती हैं लोगों को जब वो विपक्ष में रहते हैं। जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहां पर होने वाली रेप की घटना नहीं है। कुछ समझा, जहां एसपी की सरकार थी तब वो रेप की घटना नहीं थी। विपक्ष में जब आप आ जाते हैं तब आपको दिखता है कि कितना दर्दनाक वारदात हो गई, कितनी घटना खराब हो गई। कभी महिलाओं के अत्याचार में हमारा उत्तर प्रदेश नंबर 1 नहीं हुआ, ये मेरे लिए शर्म की बात है, बीजेपी के लिए शर्म की बात। भूल गए होंगे आप शर्म की बातें, तभी आप यहाँ बैठे हैं। बुलंदशहर वाला मुद्दा भूल गए, माँ बेटी का रेप हुआ था, गैंग रेप हुआ था, ठीक है, वाला भूल गए, ठीक है, नहीं भूल गए। घटनाएं गिना के मैं इतनी घटनाएं आपको गिनाऊंगी, समझ आया मत कीजिए दोनों लोग। वीरेंद्र सिंह जी, एक सेकंड, अनुराग भदौरिया जी, ऋतु रावत जी, दोनों लोग ठहर जाइए, पट्टी चढ़ा कर आते हैं, एक सेकंड, थोड़ा छानबीन कर आए, दोनों लोग रुक जाइए, हमारी मैं दोनों लोग रुक जाइए। ऋतु रावत जी, जब आई थी मैंने पहले ही कहा था कि मैं सरकारों पे ब्लेम नहीं लगाऊंगी ना, आपकी बात पे मैंने आप पर ब्लेम लगाया। ठीक है, दोनों लोग रुक जाइए। 3 और भी मेहमान हैं, आप लोगों ने उनके भी हिस्से का समय है, एक सेकंड रुक जाइए। 3 और मेहमान हैं। हमें तो ये सोचना चाहिए कि हम समाज में रहते हैं, हमारी बहन बेटी है, एक सेकंड ऋतु रावत, सुरक्षित करें। नहीं गई आपकी नेता कोई देखने, क्या मेरे जो लोग वीरेंद्र सिंह जी, ये जो लोग आदमी करते हैं ये रंजिश से करते हैं या किसी चीज से करते हैं, लड़ाई झगड़े के, लेकिन करते किससे हैं? वीरेंद्र सिंह जी, ये हम चढ़ते हैं ना, हमारी बेटी चढ़ती है, हमारी माँ चढ़ती है ना बलि। तो आप लोगों का जी बोलिए वीरेंद्र जी, बोलिए। आप तो चैनल पे बैठ गए और अपनी पार्टी का पक्ष रखने लगे। मैं तो एक सेकंड ऋतु रावत जी, ऋतु रावत जी, बात हो गई आपकी, समझ गए मैं आपकी बात, मैं ऋतु रावत जी बात समझ गया आपकी, आप हमारी बात समझ लीजिए।
वीरेंद्र जी बोलिए। वो बच्ची के खिलाफ जो कार्रवाई हुई उसमें छेड़खानी का मुकदमा दर्ज हुआ, सही मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, न ही पुलिस सक्रिय हुई। जब ये बहुत ही गंभीर स्थिति में हुई तब जाकर के पुलिस ने धारा में तब्दील करके 307 में किया, और जब मृत्यु हो गई तो 302 का मुकदमा में तब्दील किया। लेकिन मूल बात से वो पुलिस आज भी इनकार कर रही है, उससे पल्ला झाड़ रही है कि उसके साथ बलात्कार हुआ या नहीं हुआ। बड़ा दुर्भाग्य है कि आज पीड़ित परिवार उस बच्ची का शव लेने से इनकार कर रहा है और पुलिस उनको संतुष्ट नहीं कर पा रही है कि आपके साथ न्याय होगा और पुलिस ठीक ढंग से कार्रवाई होगी। यदि किसी प्रदेश की सरकार और उसका शासन और प्रशासन एक आम नागरिक को विश्वास न दिला सके, इससे शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। जहां तक मेरा मानना है कि कई सालों से पुलिस रिफॉर्म की बात हो रही है, आज इतने दिन हो गए, रिफॉर्म की बात तो होती है लेकिन किसी सरकार ने पुलिस रिफॉर्म को लागू नहीं किया। आज 450 नागरिकों पर जहां पर एक पुलिस की आवश्यकता है, वहां पर थानों में प्रदेश में 4.5 लाख से ज्यादा पुलिस कर्मियों की कमी है और उसके ऊपर इतना पुलिस पर बोझ है कि पुलिस ठीक ढंग से इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रही है और इन्वेस्टिगेट न करने के कारण अपराधी छूट जा रहे हैं, अपराधियों के हौसले बुलंद रहते हैं और वो फिर वारदात करते हैं और पुलिस केवल लकीर पीटती रह जाती है। अब वीरेंद्र सिंह जी एक सेकंड, विपुल जी एक सेकंड रुक जाइए। वीरेंद्र सिंह जी करता है, आप ये ठीक बात कर रहे हैं, पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए, लेकिन आपके नेता कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के वर्ग विशेष के जंगल राज ने एक और युवती को मार डाला। वो उन्हें वर्ग विशेष दिख रहा है, इससे इंटेंशन पता चलता है कि पार्टी के नेता का क्या इंटेंशन है। पार्टी का नेता मेरा कहना चाहता है क्या? कि जो दलित और कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको इस सरकार में न्याय नहीं मिलेगा और उत्तर प्रदेश की वीरेंद्र सिंह जी इस बात पर राहुल गांधी नाराज हो जाएंगे आपसे, उनके खिलाफ होने वाले अत्याचार आप उसका शब्द सुनिए ना, मैं पढ़ रहा हूं, आप अपने ट्विटर अकाउंट को खोल लीजिए, कोई मेरी चीज नहीं है, राहुल गांधी की लिखी हुई चीज है। यूपी के वर्ग विशेष जंगल राज ने एक और युवती को मार डाला। इसका अर्थ यह हुआ कि पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा है, दलित वर्ग के लोगों को। वर्ग विशेष के जंगल राज ने एक पीड़ित को मार डाला, वर्ग के लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। हाँ, तो इसका अर्थ यह नहीं हुआ ना, ये आप अर्थ निकाल रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या इसमें भी आप जातिगत टारगेट करेंगे, अपने हिस्से के लिए जातिगत राजनीति ढूंढेंगे? दलित की कोई जाति नहीं होती, कमजोर वर्ग वो दलित लिख कहाँ रहे हैं? नहीं होती, वो लिखे ना कि अनुसूचित जाति वर्ग को इंसाफ नहीं मिल रहा है, नहीं मिलेगा और नहीं मिल रहा है। वो लिखे ना कि SC ST को इंसाफ नहीं मिल रहा है, SC ST के साथ अन्याय बढ़ गया है। वो लिख रहे हैं वर्ग विशेष जंगल राज ने एक और युवती को मार डाला। तो वर्ग विशेष कौन सा वर्ग विशेष है? वर्ग विशेष का मतलब यह है कि जो कमजोर वर्ग में केवल SC ST नहीं है, उसमें सवर्ण भी है, उसमें बैकवर्ड भी है, उसमें तो जिसने मारा है, लोग हैं, जिसने मारा है उन्होंने उसका जिक्र किया, उस वाले वर्ग विशेष को कोट किया है। नहीं मिल रहा है, ठीक है, जिस कारण से अराजकता फैली हुई है। ठीक, उन्होंने कोट किया है कि इस वाले जंगल राज ने, माने कि वर्ग विशेष के जंगल राज ने, आप नहीं समझाना चाह रहे हैं या नहीं उत्तर देना चाह रहे हैं तो मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। मैं नाइट जी आपके पास आना चाहता हूं। अपने अपने हिसाब से सारे लोग गुंजाइश निकाल लेते हैं। जब बीजेपी के लोग विपक्ष में थे तो वो हमने देखा है समाजवादी पार्टी के खिलाफ कैसा प्रदर्शन करते थे, या केंद्र में दिल्ली में हमें निर्भया वाला मामला याद है, वहां पे शीला दीक्षित की सरकार थी, प्रदर्शन कितना जोरदार हुआ और फिर तो उसमें बहुत सारा यूथ भी जुड़ गया था। लेकिन ये सब तभी क्यों याद आता है जब आप विपक्ष में होते हैं कि जोर से उठाना है, जब आप सत्ता में तब भी आ जाए ना सड़कों पे कि ये गलत हो रहा है।
देखिए, जिसकी सत्ता हो उसको सड़कों पे आने की क्या जरूरत, उसको तो कार्रवाई करने की जरूरत होती है। नहीं, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, औरतों के साथ काम करती हूँ, तो इसलिए मैं किसी पार्टी विशेष के बारे में बात नहीं करूंगी, क्योंकि पूरा ऐतिहासिक संदर्भ देखा जाए तो औरतों के साथ प्रदेश में और देश में भी इंसाफ नहीं हो रहा है। अब ये इस तूतू महमे से अच्छा है, इससे ये पता चल रहा है कि औरतों की स्थिति वाकई क्या है, नहीं तो ये तूतू महमे नहीं होता चैनल पे बैठ के। अब जो राय साहब ने बात कही है वो इम्पोर्टेंट बात है और वो एक तजर्बेकार इंसान है, लेकिन मैं उसमें ये कहना चाहती हूँ कि अगर वाकई हम औरत की स्थिति को ठीक करना चाहते हैं और एक कंप्लेन भी हो तो उस कंप्लेन पे पुलिस एक्टिव हो। पुलिस कभी आती नहीं। अपराधी क्यों बढ़ते हैं? अपराधी इसलिए बढ़ते हैं कि एक गांव से में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई, पुलिस आएगी भी नहीं, अगर जाएगी कोई उनके पास जाएगा तो भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं ये कह रही हूँ, जो बार बार पुलिस रिफॉर्म बिल की बात की जाती है, क्या पुलिस रिफॉर्म बिल आ जाएगा उसके बाद क्या किसी औरत के साथ घटना होगी तो FIR नहीं दर्ज होगी? क्या उसकी बात सुनी नहीं जाएगी? क्या ऐसा बिल तो होगा नहीं वो? तो कम से कम जो पुलिस के हाथ में है वो कार्रवाई की जाए, जो नहीं हो रही जमीन पे। और करने के राय साहब, आपने आइडियल बात की है, लेकिन उसकी ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग है। अगर आप ग्राउंड रियलिटी जो आप जानते हैं, ग्राउंड रियलिटी कि एक बात तो औरत को उन अपराधियों से डर है, दूसरी बात उससे बड़ी दहशत जो है वो पुलिस से भी है। हमारे जैसे लोग जब जाते हैं, जो हिम्मतवर हैं, जो काम कर रहे हैं, उनकी भी बात नहीं सुनी जाती। तो कोई ऐसा सजेशन दीजिए कि जिससे ये व्यवस्था, तो राहुल गांधी जी हम कमिश्नरी हो गए, हम सब कुछ हो गए, ये नहीं पार्टियों में मत जाइए। आप बताइए इस आधी आबादी को आप इस प्रदेश में या इस देश में जिंदा देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते? पूरी चर्चा इस पे होनी चाहिए। क्या आपके घर की औरतें, हम सारी औरतें मर जाएं, हम लोग सुसाइड कर लें, इस देश में खाली पुरुष रहें? आप क्या चाहते हैं? किस नजरिए से बात कीजिए। ये महिला वर्सेस पुरुष की बात नहीं है, ये पुलिसिंग की बात है। ये पुलिसिंग की बात है, ये महिला वर्सेस पुरुष की बात नहीं है। प्रोसेस खराब, क्योंकि कई अफसर इतने अच्छे भी हैं। व्यवस्था ठीक नहीं है, पहले बिल्कुल, ये आप ठीक कह सकते हैं, पुलिसिंग पे आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन ये महिला और पुरुष की बात नहीं है। वरना कई जगह अधिकारी महिला होती हैं, फिर भी महिलाओं की बात नहीं सुनी जाती या पुरुषों की बात नहीं सुनी जाती। तो वो कुर्सी और उस रैंक की दिक्कत है कि जहां आप बैठे हुए हैं वहां आप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं, नहीं निभा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शरीक होने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी बात यही है कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए, चाहे वो सामाजिक स्तर पर लगे, चाहे कानूनी स्तर पर लगे, और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके नजीर पेश करनी चाहिए। ऐसी घटनाएं कभी आए तो मेडिकल फैसिलिटी पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, और जांच की रफ्तार भी संभवतः और तेज अगर होती तो फिर इस तरह के सवाल कम होते। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।